नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम भारत की जो फिजियोग्राफी है, जो भू आकृति है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है और भारत में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो आपको विश्व के अन्य अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती हैं। एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिनका नाम है मार्सडेन, उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा है कि विश्व में जितनी भी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं वो सारी की सारी जलवायु आपको भारत में मिल जाएंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा विद्यार्थियों, क्योंकि भारत में आप जिस प्रकार का भौतिक प्रदेश चाहते हैं उस प्रकार का भौतिक प्रदेश आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप पहाड़ों के शौकीन हैं, अगर आपको पहाड़ी क्षेत्र अच्छे लगते हैं तो आप रुख कीजिए उत्तर भारत की ओर, हिमालय की ओर, और इधर जम्मू कश्मीर से लेकर आप चलते चले जाइए पूरे नॉर्थ एरिया तक और ईस्ट एरिया तक, यानी ये नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इस पूरे एरिया में आपको महान हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। अगर आप पर्वत नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैदानों में रहना, तो गंगा और सिंधु का मैदान आपके लिए बेहद ही उपयोगी होगा। अगर आप चाहते हैं समुद्र के जलवायु का आनंद लेना, तो भारत के पास बहुत विशाल तटरेखा है जिसको हम पढ़ चुके हैं, जो गुजरात से शुरू होती है नीचे तमिलनाडु केरल तक और जाती है पश्चिम बंगाल तक। तो ये आपके पास तटरेखा है। अगर आप मरुस्थल देखना चाहते हैं तो आप रुख कीजिए थार की ओर, राजस्थान की ओर, और अगर आपको पठारी इलाके देखने हैं तो आप चले जाइए मध्य भारत में। कुल मिला के कहने का अभिप्राय ये है कि भारत में सभी प्रकार की जलवायु मौजूद हैं, और इतना ही नहीं, भारत में सभी प्रकार के भौतिक प्रदेश जो हमें विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर देखने को मिलते हैं वो आपको आसानी से यहाँ मिल जाते हैं। तो आज हम इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो मैदान है, अगर हम भारत में देखें कि जो भारत का भौतिक प्रदेश है वो मुख्य रूप से कितने हिस्सों में बटा हुआ है, तो मुख्य रूप से 4 हिस्सों में ये बटा हुआ है। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है। पेपर में आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा विस्तार निम्न में से कौन से भौगोलिक प्रदेश का है। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको चुनना रहेगा। तो अगर हम मैदानों की बात करें विद्यार्थियों, तो पूरे भारत में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उसमें से 43.2% भाग पर मैदान है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो भू आकृति आपको मिलेगी वो है मैदानी। भारत में मैदान है 43.2%। मैदानों की हम बात करें विद्यार्थियों तो ये है विशाल गंगा का मैदान, जो कि आपका इस पूरे यूपी को कवर करता है, इसके अलावा बिहार को कवर करता है, और इसका कुछ हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सिंधु का मैदान मिल जाएगा, जहाँ पर झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास, रावी जैसी नदियाँ जो हैं वो अपने दोआब का निर्माण करती हैं। तो ये क्षेत्र है पंजाब। तो इस पूरे क्षेत्र में आपको मैदानी इलाका देखने को मिलता है। इधर पंजाब से लेकर नीचे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा तक ये पूरा का पूरा इलाका गंगा का मैदान है। ध्यान रखेंगे, इसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है। कितना है? 43.2%। बात करें दूसरे नंबर पर, तो मैदानों के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो है पठारों का। पठार यानी पेनिनसुलन, और पेनिनसुलन की अगर हम बात करें तो भारत में जो पठार है वो है 27.7%। अगर पठारी हिस्से की बात की जाए विद्यार्थियों, अगर पठारी हिस्से की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका यानी जैसे ही आप गंगा के मैदान को क्रॉस करोगे तो विंध्य श्रेणी पड़ेगी, और विंध्य श्रेणी को पार करते ही आप पठारी इलाके में प्रवेश कर जाएंगे। ये है विद्यार्थियों मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र। ये है विद्यार्थियों मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र, जो कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में विस्तृत है। अगर हम इसके क्षेत्रफल को देखें तो इसका क्षेत्रफल है भारत में 27.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 27.7% जो हिस्सा है वो पठारों से घिरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं पहाड़ियाँ। विद्यार्थियों भारत में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों की हम बात करें विद्यार्थियों तो यहाँ पर आपको हिमालय तो मिलता ही है, इसके अलावा हिमालय से जैसे ही आप नीचे की ओर मुड़ते हैं वैसे ही आपको उत्तर पूर्व
की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिनमें पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी है, लुशाई पहाड़ी है, अराकान योमा है। ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर लुशाई पहाड़ी है, ठीक है, नागा पहाड़ी है ना, पटकाई बूम है, और नीचे चले जाओगे म्यांमार की ओर तो आपको अराकान योमा मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी पहाड़ियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम मध्य भारत में आ जाएं तो यहाँ भी हमें कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी में मुख्य रूप से 3 श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। महादेव की पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राजस्थान की तरफ आपको अरावली श्रृंखला देखने को मिल जाएगी, तो वो भी पहाड़ी का ही प्रकार है। इसके अलावा हमें इस एरिया में पूरा का पूरा पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। हालांकि उसे पहाड़ी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक भ्रंश कगार है, ठीक है ना, तो वो भी इसी में जो है हम इसी अध्याय में उसको हम जानेंगे। तो पहाड़ियों की बात करें तो 18.5% पर हमें देखने को मिलती हैं पहाड़ियां। इसके अतिरिक्त अब आ जाए पर्वतों पर। तो पर्वत तो हमको पता ही है कि भारत में अगर पर्वतों की बात की जाए तो पर्वत जो है मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। ये है आपका पश्चिमी हिमालय, ठीक है, ये है पश्चिमी हिमालय। इसके अलावा ये है मध्य हिमालय और ये है पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिमालयन रीजन जो है ये पर्वतीय प्रदेशों में आता है। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अगर हम देखें, यानी आप यहाँ से शुरू कीजिए, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे, अब तो लद्दाख भी शामिल हो गया है, तो ऊपर है लद्दाख, जम्मू कश्मीर तो नीचे रह जाएगा, तो लद्दाख आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से नीचे बढ़ोगे उत्तराखंड, उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये गंगा का मैदान है तो इससे हमारा लेना देना नहीं है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम आ जाएगा विद्यार्थियों, सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम के जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारा का सारा एरिया जो है आपको ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आता है मुख्य रूप से पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। तो ये जो है मुख्य रूप से भारत का भौतिक स्वरूप है, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ये 4 जो है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में इनका प्रतिशत आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि मैदान कितने भाग पर है, पहाड़ियां कितने भाग पर है, पठार कितने भाग पर हैं, या पर्वत कितने भाग पर है। अब हम इन सभी भागों को एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, और इन सभी में जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी विद्यार्थियों महान हिमालय की, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हिमालय। तो चलिए देखते हैं इसको। तो टॉपिक है हिमालय जिसको आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो चलिए विद्यार्थियों अब हम शुरू करेंगे हिमालय को, और आज हम हिमालय की विशेष परिचर्चा शुरू करेंगे। विद्यार्थियों हिमालय की अगर बात की जाए तो हिमालय भारत की उत्तर पूर्व दिशा में एक प्रहरी की भांति खड़ा हुआ है, एक ऐसा सजग प्रहरी जो उत्तर पूर्व दिशा से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शत्रु को भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता है। तो हिमालय की महत्ता भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन विद्यार्थियों हिमालय को पढ़ने से पहले बेहद ही ज़रूरी है कि हम पढ़ें हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय आखिरकार कैसे बना, इसको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें हिमालय की उत्पत्ति की कि हिमालय किस तरीके से बना, तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो विभिन्न महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं ये पहले अलग अलग नहीं थे, ये पहले एक ही थे जिसका नाम था पैंजिया। कालांतर में पैंजिया में विभाजन हुआ और 2 खंड खड़े हुए, 2 खंड बाहर निकल के आए। ऊपर वाला यानी उत्तर वाला जो हिस्सा था वो कहलाया अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला हिस्सा था, भाई पूरा पैंजिया एक था फिर 2 हिस्सों में टूट गया, ऊपर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड उत्तरी दिशा वाला, और दक्षिणी दिशा वाला जो हिस्सा था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। विद्यार्थियों भारत जो है उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इन्हीं 2 भूखंडों से ही हम उत्पत्ति करवाएंगे हिमालय की। हिमालय की उत्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से 2 सिद्धांत प्रचलन में हैं। उनमें से
हम आज एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे जो कि है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हमें ये बताएगा कि आखिरकार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। विद्यार्थियों, कोबर महोदय जो हैं ये जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे। कोबर महोदय जो हैं ये जर्मनी के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिस पुस्तक का नाम है डर बाउ डर अरडे। ये नाम नीचे लिखा आ रहा होगा, डर बाउ डर अरडे। ये पुस्तक लिखी है विद्यार्थियों किसने? ये पुस्तक लिखी है कोबर महोदय ने। इस पुस्तक में कोबर महोदय ने विभिन्न वलित पर्वतों की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या की है। अब इनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम कहते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है जियोसिंक्लाइन थ्योरी। अब इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले आप शब्दों को समझिए, क्योंकि यदि आप शब्दों को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से वाक्य को समझने में आसानी होगी, और यदि वाक्य को समझने में आसानी होगी तो पूरा का पूरा पैराग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा, पूरा सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझें यहाँ पर, भाई कोबर तो नाम हो गया, अब हम समझें भूसन्नति क्या होती है। यहाँ पर समझने वाली चीज़ है भूसन्नति क्या है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, भूसन्नति एक ऐसा उथला समुद्र होता है, भूसन्नति एक ऐसा उथला समुद्र होता है जिसकी चौड़ाई कम होती है तथा लंबाई ज़्यादा होती है। ध्यान से समझिएगा भूसन्नति क्या है। भूसन्नति एक ऐसा समुद्र होता है, ऐसा उथला मतलब शैलो, जो गहरा ना हो। गहरा से मतलब ऐसा नहीं कि हम और आप ही ना डूबे उसमें, इतनी तो गहराई होगी, लेकिन जैसे प्रशांत महासागर गहरा है, जैसे प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच की गहराई है, जैसे मारियाना ट्रेंच में डीप चैलेंजर सबसे गहरा स्थान है, उतना गहरा नहीं, सामान्य गहरा हो, उथला हो, गहराई नहीं हो। तो ऐसा समुद्र जो गहरा ना हो और जो चौड़ा ना हो लेकिन लंबाई पर्याप्त हो, ऐसे समुद्र को हम कहते हैं विद्यार्थियों भूसन्नति। तो यहाँ पर कोबर जो है भूसन्नतियों में ही उत्पत्ति करवाएंगे पर्वतों की। देखते हैं कैसे। तो विद्यार्थियों कोबर महोदय ने यह हमें बताया कि जब पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी तो बहुत ज़्यादा गर्म थी। ये बात तो सब जानते हैं, पृथ्वी जब बनी तो बेहद ही गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, और एक जलता हुआ गोला थी, वैसे ही जैसे आज सूर्य है। लेकिन समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी की अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो उसमें मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, उसके नीचे की परत मेंटल, और पृथ्वी का गर्भ कोर। इन्हें हम सियाल, सीमा और नीफे के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई तो आप ही मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा हिस्सा ठंडा होगा? ऊपर वाला हिस्सा ठंडा होगा या बिल्कुल मध्य वाला? कोई भी चीज़ है तो ऊपरी सतह पहले ठंडी हुई। पृथ्वी का गर्भ तो आज भी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा है, इतना गर्म है कि वहाँ तो पत्थर भी पिघले हुए हैं। लेकिन पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं वो समय के साथ ठंडी हो गई। विद्यार्थियों जब वह ठंडी हुई तो पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी और फिर ठंडी हो गई। तो ठंडी होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि क्रस्ट पर सिकुड़ाव आ गया। क्रस्ट पर सिकुड़ाव आ गया। कैसे सिकुड़ाव आ गया? ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए ये आपका हाथ है, आपकी उंगली है, और अचानक से ये जल जाए। तो जब ये जलेगी तो क्या होगा? जितने हिस्से में जलेगी वो हिस्सा एकदम वाइट हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होगा, ये यहाँ की जो खाल होगी वो सिकुड़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाएगी, मतलब सामान्य त्वचा नहीं रहेगी, फिर वो सिकुड़ जाएगी, कहीं से ऊपर हो जाएगी, कहीं से नीचे हो जाएगी। यही बताया कोबर महोदय ने। कोबर महोदय ने कहा जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ठंडी होने के फलस्वरूप उसमें सिकुड़न आ गई। सिकुड़न आने से कुछ हिस्से ऊपर उठ गए और कुछ हिस्से नीचे धंस गए। ये जो ऊपर उठे हिस्से थे ये जो पर्वतनुमा आकृति हैं, और जो नीचे धंसे हिस्से थे वो बने समुद्र। इन्हीं को हम कहते हैं भूसन्नति। ये जो नीचे धंसे हिस्से हैं ये कहलाए भूसन्नति। मैंने आपको बताया भूसन्नति क्या है। अब इतने बड़े जो हिस्से हैं विद्यार्थियों, अब अगर हम इसको जोड़ दें
उस थ्योरी से जो कि हमें बताती है कि प्राचीन काल में पृथ्वी के दो हिस्से थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो उसी से अब यहाँ इसका जुड़ाव हो जाएगा। तो दो हिस्से मुख्य रूप से हो गए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, अब बीच में हो गया समुद्र। ये समुद्र कुछ और नहीं, ये समुद्र है विद्यार्थियों टिथिस सागर। शायद आपको पता होगा कि जिस स्थान पर आज हिमालय है उस स्थान पर प्राचीन काल में एक समुद्र हुआ करता था और उस समुद्र को कहते थे हम टिथिस सागर। विद्यार्थियों ये टिथिस सागर ही है। अब टिथिस सागर के एक ओर है आपका अंगारा लैंड और एक ओर है गोंडवाना लैंड। बात ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक, एक तरफ है अंगारा लैंड, एक तरफ है गोंडवाना लैंड और बीच में है समुद्र जिसका नाम है टिथिस सागर। अब विद्यार्थियों ये जो ऊंचे उठे हुए भूमि के हिस्से हैं, अब ये जो ऊंचे उठे भूमि के हिस्से हैं उनकी तुलना हम समुद्र से कर रहे हैं इसलिए ऊंचे हैं। तो इन ऊंचे उठे हिस्सों का समय के साथ अपरदन होगा, अपरदन होगा ही। पृथ्वी का नियम है कि पृथ्वी पर जब कोई भी चीज बनती है तो जब बनती है उसी समय से उसका अपक्षय शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया हमें पहाड़ों पर विशेष रूप से देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? देखिए, पृथ्वी जो है वो चाहती है सारी चीजें बैलेंस रहें। अब कैसे इसको बैलेंस करेंगे? तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल और बाह्यजात बल। अंतर्जात बलों के कारण ही विद्यार्थियों जन्म होता है पर्वत जैसी आकृतियों का। आंतरिक गड़बड़ी की वजह से पर्वत बन गए। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी हुई और ऊंची उठी संरचनाएं बन गई। लेकिन पृथ्वी की विशेषता है कि वह बैलेंस करेगी। तो जिस दिन से पर्वत बनते हैं उसी दिन से पृथ्वी पर मौजूद बाह्यजात बल उस पर्वत को उसी अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं जैसे वो पहले था। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बेहद ही सुंदर महिला है और रात्रि में वह अपना सुंदर मुखड़ा देखकर सोती है और जब सुबह उठती है तो पाती है उसके सुंदर मुखड़े पर एक पिंपल आ गया है। अब ये पिंपल क्यों आया? आंतरिक गड़बड़ी की वजह से। लेकिन जैसे ही पिंपल निकलेगा उस महिला का पूरा ध्यान इस बात पर चला जाएगा कि कैसे भी करके इस पिंपल को उसी अवस्था में लाया जाए जैसे पहले था। यानी जैसे मेरा जो मुंह है, जो चेहरा है, पहले की तरह चिकना हो जाए और ये पिंपल समाप्त हो जाए। इसके लिए वह कई प्रयास करेगी, कई क्रीम लगाएगी, कई पाउडर लगाएगी, बहुत सारे प्रयत्न करेगी अपने हिसाब से और अंत में उस पिंपल को पहले जैसी अवस्था में ले आएंगे। अब यहाँ आप इसकी तुलना कर सकते हैं पृथ्वी के साथ। ये युवती है पृथ्वी और उसके चेहरे पर जो पिंपल हैं वो हैं ये ऊंची उठी हुई आकृतियाँ। और अब इन ऊंची उठी हुई आकृतियों का अपरदन शुरू होगा। पृथ्वी इन्हें घिसेगी। कैसे घिसेगी? घिसेगी ऊष्मा की सहायता से। धूप निकलेगी, धूप की सहायता से घिसेगी, बारिश की सहायता से घिसेगी, हवा की सहायता से घिसेगी, ठंड की सहायता से घिसेगी, अपने अपने तरीके से घिसेगी। कैसे घिसेगी जरा हम इसको देख लें। विद्यार्थियों ये अपरदन कैसे होगा? तो अपरदन ऐसे होगा कि हम एक पहाड़ का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एक पहाड़ है, पहाड़ जो बना हुआ है विद्यार्थियों बहुत सारे पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे पत्थर हैं इसमें। अब जब गर्मी पड़ेगी विद्यार्थियों, जब गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा? गर्मियों में ठोसों का फैलाव होता है। गर्मी की वजह से इस पत्थर में फैलाव होगा और इसके पड़ोसी जो पत्थर हैं उनमें भी फैलाव होगा। लेकिन क्या सभी पत्थर फैल पाएंगे? नहीं। इसलिए नहीं फैल पाएंगे क्योंकि अकेले पत्थर थोड़ी है भाई, इनके आसपास भी तो पत्थर हैं। तो जब फैल नहीं पाएंगे तो क्या होगा? इनमें दरार आ जाएगी। गर्मी की वजह से जब फैल नहीं पाएंगे तो क्या होगा? एक दरार आ जाएगी। ठीक है, दरार उत्पन्न हो जाएगी और गर्मी के बाद मौसम आएगा किसका विद्यार्थियों? गर्मी के बाद मौसम आएगा विद्यार्थियों वर्षा का। अब जब वर्षा होगी तो वर्षा का पानी इस दरार में भर जाएगा और इस पत्थर की पकड़ को कमजोर कर देगा। जब इस पत्थर की पकड़ कमजोर हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा? ये पत्थर यहाँ से सरकना शुरू हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा और एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि ये पूरा का पूरा पत्थर ही बाहर हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं भूस्खलन। जियोग्राफी की भाषा में इसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। लैंडस्लाइड की घटनाएं आपने अवश्य सुनी होंगी। मुख्य रूप से होती हैं पर्वतीय इलाकों में, वो भी बारिश के मौसम में।
तो भूस्खलन के दौरान क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े जो है नीचे आ जाते हैं। लेकिन वो नीचे आकर जाते कहाँ हैं, वो आकर के मिल जाते हैं नदियों में। और नदियां क्या करती हैं, नदियां उन पत्थरों के टुकड़ों को अपने साथ बहा करके ले जाती हैं। कहाँ बहा करके ले जाती हैं, तो नदियां मिलती हैं सागर से। तो विद्यार्थियों क्या होगा यहाँ पर होगा ये कि ये जो नदी है ये अपने साथ जो बहाकर लाए गए पत्थर हैं उनको ले जाएगी कहाँ, उनको ले जाएगी विद्यार्थियों समुद्र में। समझ पा रहे हैं, उनको बहा करके ले जाएगी कहाँ, समुद्र में। अब धीरे धीरे यहाँ से जितनी भी नदियाँ हैं वो इन अपक्षयों को बहा करके ले जाएंगी समुद्र में। अब समुद्र में ये जो मलबा है धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, समय के साथ इकट्ठा होने लगेगा, होता रहेगा। और जैसे जैसे ये मलबा ज़्यादा इकट्ठा होगा वैसे वैसे इस भूखंड पर दबाव बढ़ेगा। दबाव तो बढ़ेगा ही, तो दबाव के फलस्वरूप क्या होगा, ये हिस्सा नीचे की ओर धंस जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा जो हमारी भूसन्नति थी दबाव की वजह से नीचे की ओर धंस गई। लगातार चलने वाली इस प्रक्रिया की वजह से ये भूसन्नति नीचे धंसेगी। और स्पष्ट सी बात है, जब ये भूसन्नति नीचे जाएगी तो हमारे पड़ोसी हिस्से जो कि कौन कौन से हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये हिस्से नज़दीक आएंगे। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियां जो हैं वो टिथिस सागर में मलबा जमा करने लगी। इस जमा मलबे की वजह से इसमें दबाव आया, और जब दबाव आया तो ये दोनों के दोनों हिस्से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नज़दीक आएंगे ही। दबाव बढ़ रहा है, और जैसे जैसे दबाव ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे ये और नज़दीक आएंगे। और जब ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और यहाँ पर इतना सारा मलबा इकट्ठा हो जाएगा तो ज़्यादा नज़दीक आने के कारण इस मलबे पर जो दबाव पड़ेगा वो दबाव इस मलबे को ऊपर की ओर उठा देगा। और ये जो ऊपर की ओर उठी हुई आकृति है इसी को हम कहेंगे नवीन पर्वत। ये जन्म हो गया एक पर्वत का। विद्यार्थियों बहुत ही सिंपल सी बात है, एक तरफ अंगारा लैंड, एक तरफ गोंडवाना लैंड, बीच में टिथिस सागर जिसमें जाकर के नदियां अपना जो अवक्षेप है गिरा रही हैं। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे ये दोनों हिस्से पास आएंगे, और पास आएंगे वैसे वैसे एक नई भू आकृति का जन्म होगा, और यही भू आकृति कहलाएगी पर्वत। अब ये जो पर्वत है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित क्यों? क्योंकि इसमें वलन पड़ रहा है, दो हिस्से पास आए और बीच में एक बल पड़ गया, दोनों हिस्से पास आए बीच में बल पड़ गया तो वलन पड़ गया, इस वजह से इसका नाम है वलित पर्वत। यानी हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है विद्यार्थियों वो टिथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के द्वारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो बहने वाली नदियां थीं उनके द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेपों के कारण हुआ है। इन्हीं अवक्षेपों की वजह से यहाँ मलबा इकट्ठा हुआ, और इसी मलबे के कारण और इसी मलबे में जब दबाव पड़ा तो दबाव के फलस्वरूप इस मलबे में आया वलन, और यही वलन क्या कहलाया, हिमालय पर्वत। यानी कोबर महोदय सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि आज जितने भी हमारे पास वलित पर्वत हैं उनका उदय समुद्र से हुआ है। यानी सीधे सीधे कोबर महोदय ये कह रहे हैं कि जितने भी वलित पर्वत हैं वो सभी किसी न किसी समुद्र से निकले हैं। अब इस बात का उल्लेख, कोबर महोदय की इस बात का उल्लेख हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें भी मिलता है। कहाँ मिलता है? जो हमारे वेद पुराण है उनमें इनका उल्लेख मिलता है, और एक उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। रामायण में जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है उसमें आप सुंदरकांड को पढ़िए, और सुंदरकांड में दो लाइनें आती हैं जो मैं आपको बताता हूं। सुंदरकांड में लाइनें हैं, जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं नाक हो श्रमहारी। विद्यार्थियों ये प्रसंग है उस समय का जब भगवान राम के आदेश से हनुमान जी मां सीता की खोज के लिए लंका जाते हैं समुद्र को लांग करके। अब इतना विशाल समुद्र है, 700 योजन का समुद्र है, तो उसे लांग कर जा रहे थे तो उनको जब जल निधि ने देखा, यानी उनको जब समुद्र ने देखा तो समुद्र देवता ने ये विचार किया कि ये रामदूत हैं। भाई लाइन है, जल निधि रघुपति दूत विचारी। जल निधि यानी समुद्र ने रघुपति के दूत यानी हनुमान को देखा तो विचार किया कि इतना विशाल ये समुद्र लांग कर जा रहे हैं तो ये थक गए होंगे, क्यों ना मैं इनके आराम के लिए कुछ व्यवस्था कर दूं।
भाई थक गए, इतना लंबा समुद्र लांग कर जा रहे हैं। तब उन्होंने, समुद्र देवता ने आदेश दिया एक पर्वत को, मैनाक नाम के पर्वत को, और कहा कि तुम समुद्र से उदय हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लें। तो यही चौपाई जो है मिलती है रामचरितमानस में, जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होहु श्रमहारी, कि हे मैनाक तुम प्रकट हो जाओ और हनुमान के श्रम को हर लो। तो विद्यार्थियों, ये जो उल्लेख है ये हमें रामचरितमानस में मिलता है। तो बिल्कुल इस संदर्भ में हम कुबर के सिद्धांत को ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे वैदिक सिद्धांतों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक हैं, कपोल कल्पना नहीं है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों जन्म हुआ हिमालय का। अब हिमालय की उत्पत्ति को लेकर एक सिद्धांत और है जो कि है हैरी हेस का। उसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, हालांकि इसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो कि हैरी हेस ने दिया है। उम्मीद करता हूं इस क्लास में आपको कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।